हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल आरजे स्टडीज। लास्ट वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू अपना कर चुके हैं और आर्टिकल 13 को हम देख चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स विथ आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ। बेसिकली आर्टिकल जब आप अपना बेयर एक्ट ओपन करेंगे तो आपको हेडिंग मिलेगी राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी के अंदर आपके आर्टिकल 14 to 18 कवर हो रहे हैं, ठीक है। और जो आपका आर्टिकल 14 है वो आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात कर रहा है। तो इस वीडियो में हम बहुत ही इलेबोरेटली आर्टिकल 14 को देखेंगे कि हमको दो टाइप्स ऑफ इक्वालिटी प्रोवाइडेड है, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम लोग जो फंडामेंटल राइट्स हैं उस पर अपनी अच्छे से कमांड करके रखें, बिकॉज अभी जेलों की भी वैकेंसी आ गई है और आरजेस पे भी हम लोग वॉच रखें कि कभी भी वैकेंसी आ सकती है। तो आप अपनी जो स्टडीज़ हैं वो कंटिन्यू रखें और छोड़ना मत बिल्कुल भी। एक कंटिन्यूएशन जो है स्टडीज़ में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट बिकॉज योर माइंड शुड बी एक्टिव टू मेमोराइज द बेयर एक्ट एंड मेमोराइज द लॉ एंड सेक्शंस एंड आर्टिकल्स, right? So in this video we are starting with article 14 that dealt with equality before law. Firstly हम ये जो हेडिंग है मैं आपको बता चुकी हूँ, राइट टू इक्वालिटी। जब आप अपना बेयर एक्ट ओपन करेंगे आपको राइट टू इक्वालिटी हेडिंग मिलेगी एज अ फंडामेंटल राइट, जिसमें आपके आर्टिकल 14 to 18 कवर हैं। और फर्स्ट आर्टिकल जो आज हम इस वीडियो में डेल्ट करने वाले हैं दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14। तो हम इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। आर्टिकल 14 to 18 कॉन्स्टिट्यूट राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 डील्स विद इक्वालिटी बिफोर लॉ। It is the genus, while Article 15 and 16 are its species. It, though wider and general in its scope, must be read in conjunction with Article 15 to 18. राइट, आर्टिकल 14 जो है वो जीनस है, यानी मेन आर्टिकल जो है वो आपका 14 है। उसके बाद जो सिमिलरली आर्टिकल्स है 15, 16, 17, 18, ये सब इसके साथ इन कंजंक्शन में पढ़े जाते हैं, इसके साथ पढ़े जाते हैं। आगे मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए। एंड शुड नॉट आइदर परमिट एनीथिंग प्रोहिबिटेड। ऐसी कोई भी चीज ये आर्टिकल परमिट नहीं करेगा जो कि प्रोहिबिटेड है, और प्रोहिबिट एनीथिंग विच इज परमिटेड बाय द लेटर, या फिर जो चीज परमिटेड है उसको प्रोहिबिट नहीं करेगा। गॉट इट? इक्वालिटी इज वन ऑफ द मैग्निफिसेंट cornerstones of Indian democracy. The underlying object of Article 14 is to secure to all persons, citizens or non-citizens, the equality of status and opportunity referred to in the preamble to our constitution. बेसिकली इंट्रोडक्शन में आपका ये भी मेंशन है कि जो आपका इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है वो आपके विदाउट एनी डिस्टिंक्शन सारे पर्सन्स को प्रोवाइडेड है, ईदर दे आर सिटीजन्स और दी नॉन सिटीजन्स। मैंने आपको जब फीचर्स वगैरह पढ़ाए थे तब आपको क्लियर किया था कि कौन से फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं विच आर अवेलेबल टू द सिटीजन्स एंड विच आर नॉट अवेलेबल और विथ टू द सिटीजन्स और विच आर अवेलेबल टू द नॉन सिटीजन्स। उसकी मैंने आपको एक टेबल बताई थी, तो उस वाला वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अपना पुरानी वीडियो से जो लिंक है आप कंटिन्यू करें, ठीक है। और ये वाला जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है ये आपको प्रीएम्बल में भी मिलता है। तो हमें इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स फर्दर, similarly, Article 7 of Universal Declaration of Human Rights 1948 declares that all are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of laws. हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो राइट टू इक्वालिटी को अपनी जगह देते ही हैं। सिमिलरली जो आर्टिकल 7 है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 का, उसमें भी इक्वालिटी बिफोर द लॉ का कॉन्सेप्ट है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज का कॉन्सेप्ट है। इन आवर नेक्स्ट स्लाइड हम आर्टिकल 14 का जो लैंग्वेज है जो आपके बेयर एक्ट में मेंशन्ड है वो हम रीड करने वाले हैं। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है,
ये वाली जो लाइन है आपकी बेयर एक्ट में मेंशन्ड है, आप जब अपना बेयर एक्ट ओपन करेंगे तो यू विल गेट इट देयर। द स्टेट, जो डेफिनेशन है स्टेट की वो हम आर्टिकल 12 के अंदर हम डील कर चुके हैं। शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, तो यहाँ पे आप नीचे देखिए, द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स लीगल पर्सन, विजुअलाइज्ड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, companies, registered societies और any other type of legal person and natural persons। जब भी आप किसी भी लॉ को पढ़ेंगे तो उसे बाइफर्केशन करके और तोड़ के पढ़िए, तो आप इजीली एक एक वर्ड का मीनिंग आपको समझ आएगा। जिस तरीके से हमने यहाँ पे स्टेट का मीनिंग मैंने यहाँ पे बताया कि आर्टिकल 12 के अंदर डेफिनेशन ऑफ द स्टेट है, आई हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड दैट वीडियो, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, ठीक है। तो इसी पीपीटी के अंदर, इसी पेज पे आपको पर्सन के अंदर जो मीनिंग है पर्सन का वो स्पेसिफाई है कि पर्सन इंक्लूड्स लीगल पर्सन्स, और हमने लीगल पर्सन्स में भी कौन कौन से कंपनीज को लिया है, रजिस्टर्ड सोसाइटीज को लिया है, और हम इसमें नेचुरल पर्सन्स को भी ले रहे हैं। फर्दर है इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज की अभी हम इलेबोरेटली इनको डिस्कस करेंगे फर्दर स्लाइड्स में। विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है, आपको ऑलरेडी मैं आर्टिकल 1 to 4 के अंदर टेरिटरी ऑफ इंडिया का मीनिंग आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कौन कौन से इंडिया के पार्ट्स हैं और उसके आसपास की बाउंड्रीज हैं जो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आएंगे। Further, I am reading this for you. Similarly, this provision corresponds to the Equal Protection Clause of 14th Amendment of US Constitution, which declares, ये लाइन ये मेंशन करिए कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन भी है वो आपको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज के बारे में बताता है। तो वो मेंशन कर रहा है, नो स्टेट शैल डिनाई टू एनी पर्सन विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। आगे पढ़ते हैं, दिस प्रोविजन कन्फर्स राइट्स ऑन ऑल पर्सन्स वेदर सिटीजन्स और फॉरेनर्स। जो आपका आर्टिकल 14 है वो सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों को प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने ऑलरेडी बेयर एक्ट की डेफिनेशन में हमने देख लिया है कि हमने इक्वालिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल, एंड सेकेंड वन इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसे हम इलेबोरेटली डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपके एक्सेप्शंस भी आएंगे। हम डाइसियन कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे जो कि रूल ऑफ लॉ है, जो कि एवी डाइसी ने दिया था, तो हम उसको बहुत ही इलेबोरेटली देख रहे हैं। नाउ आई एम रीडिंग दिस फॉर यू। इट इज ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटिश ओरिजिन का है। इट इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट विच एंश्योर्स दैट फर्स्ट the absence of any special privileges in favor of any person. Special privileges ये provide नहीं करता है। Second, that all are equally subject to the ordinary law of the land, right? Third is no person, whether rich or poor, high or low, official or non-official, is above the law. Like all are equal in the eyes of law, whether he is rich or poor, high or low, सबको लॉ में इक्वली कंसिडर किया जाएगा। और जो सेकंड पॉइंट है वो आपका बता रहा है कि ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड जो है वो सबको इक्वली प्रोवाइडेड होगा। ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट इज इक्विवेलेंट टू द डाइसियन कॉन्सेप्ट, जो कि आपका एवी डाइसी ने दिया था, ऑफ रूल ऑफ लॉ इन ब्रिटेन। अब जो रूल ऑफ लॉ जो है ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, इसमें 3 एलिमेंट्स है। आई एम रीडिंग दिस फॉर यू। दिस कॉन्सेप्ट हैज द फॉलोइंग 3 एलिमेंट्स। फर्स्ट, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, दैट इज नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर अ ब्रीच ऑफ लॉ। जिसने भी लॉ का ब्रीच करा है उसको पनिशमेंट मिलेगा, राइट? और कोई बेसिस नहीं है उसको पनिशमेंट प्रोवाइड करने के। Second point, equality before the law, that is equal subjection of all citizens, whether rich or poor, high or low, official or non-official, to the ordinary law of the land administered by the ordinary law courts. ये हमने ऊपर भी कंसिडर किया। जो हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो सिमिलर कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ से, राइट? थर्ड पॉइंट इज द प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, that is the constitution is the result of the rights of the individual as defined.
and enforced by the courts of law rather than the constitution being the source of the individual rights. अब आपको यहाँ पर ये कंसिडर करने का है कि नेक्स्ट स्लाइड में हम ये बता रहे हैं कि जो हमने रूल ऑफ लॉ के अंदर जो प्रोविजंस लिए हैं उसमें फर्स्ट 2 पॉइंट्स जो हैं वही हम इंडियन सिस्टम में अप्लाई करते हैं और जो थर्ड पॉइंट है वो हम अप्लाई नहीं करते. सो नेक्स्ट स्लाइड में हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं that the first and the second elements are applicable to the Indian system and not the third one. Third system जो है वो हम apply नहीं करते. In the Indian system, the constitution is the source of the individual rights. राइट जो थर्ड पॉइंट है वो आपका रूल ऑफ लॉ में मेंशन करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोर्स नहीं है इंडिविजुअल राइट्स का, बट हमारे इंडियन सिस्टम के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स. Next, the Supreme Court held that the rule of law as embodied in Article 14 is a basic feature of the Constitution. Hence, it cannot be destroyed even by an amendment. जो rule of law है वो एक basic feature है Constitution का. It cannot be destroyed even by a constitutional amendment. Amendment से भी इसे खत्म नहीं किया जा सकता है. और ये जब आपको बार बार हम term use करते हैं basic feature of the Constitution, इसमें क्या क्या हम इंक्लूड करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आएंगे वो हम फर्दर वीडियोस के अंदर मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ. ठीक है, नाउ वी आर डीलिंग विद एक्सेप्शंस टू द इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी जो है उसको कुछ रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइडेड है, तो आई एम रीडिंग दिस फॉर यू. द रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज नॉट absolute and there are constitutional and other exceptions to it. These are mentioned below. First is the President of India and the Governor of the states enjoy the following immunities. ये आपको किस प्रोविजन में प्रोवाइडेड है? आर्टिकल 361 के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट्स है, उनको कुछ इम्यूनिटीज प्रोवाइडेड है. वो इम्यूनिटीज क्या है? फर्स्ट, that they are not answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his office. Like किसी भी कोर्ट में वो आंसरेबल नहीं है जो भी फंक्शंस ऑफ वो अपनी पावर्स जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने ऑफिस में. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट देम कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ हिज ऑफिस. Third point, next slide mentions is no process for the arrest or imprisonment shall be issued from any court against them during his term of office. Next, no civil proceeding shall be instituted against them in any court in respect of any act done by him in his personal capacity, whether before or after he entered upon his office, until the expiration of 2 months next after notice has been delivered to him. Second point, no person shall be liable to any civil or criminal proceedings in any court in respect of the publication in a newspaper of a substantially true report of any proceeding of either house of the parliament or either house of the legislature of the state. ये है प्रोविजन आपका आर्टिकल 361A के अंदर. जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें हमने प्रेसिडेंट और गवर्नर की बात करी है और उसमें हमने 4 ABCD 4 पॉइंट्स देखे हैं कि सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, अरेस्ट नहीं होगा, उनका इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा, दे आर नॉट आंसरेबल इन एनी कोर्ट. सेकेंड पॉइंट जो है वो आपका जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट है और हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स हैं, अगर वो कोई पब्लिकेशन कर उनके अगेंस्ट कोई भी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं करी जाएंगी अगर वो कोई न्यूज़पेपर में कोई ट्रू रिपोर्ट उनके अगेंस्ट पब्लिश हो रही है तो. थर्ड इज नो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट शैल बी लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और एनी कमिटी देयर ऑफ. तो जो भी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट अगर वो किसी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट वोट देते हैं, के फेवर में वोट देते हैं पार्लियामेंट के अंदर या कोई कमेंट पास करते हैं तो भी उनको उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जाएंगी. ये है आर्टिकल 105 के अंदर मेंशन्ड है. फोर्थ पॉइंट इज no member of the legislature of the states shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in the legislature or any committee thereof. Article 194. ये थर्ड पॉइंट से ही
कोरिलेट कर रहा है, वहां पे हमने मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट डील किया है, यहाँ पर हम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स डील कर रहे हैं. नेक्स्ट स्लाइड. फिफ्थ पॉइंट इज आर्टिकल 31C is an exception to Article 14. It provides that the laws made by the states for implementing the directive principles contained in Clause B or Clause C of Article 39 cannot be challenged on the ground that they are violative of Article 14. इन clauses को आपको challenge नहीं कर सकते हो कि ये Article 14 को वायलेट कर रहा है. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर आर्टिकल 31C comes in Article 14 goes out. राइट, क्लियर हुआ ये प्रोविजन. सिक्स्थ पॉइंट इज द फॉरेन सॉवरेन्स और रूलर्स, ambassadors and diplomats enjoy immunity from criminal and civil proceedings. ये तो बहुत ईजी सा पॉइंट है. जो फॉरेन डिप्लोमैट्स होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं हमारी कंट्री के, उन सबको इम्यूनिटी प्रोवाइडेड होगी फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग से. सेवेंथ पॉइंट इज द UNO and its agencies enjoy the diplomatic immunity. UNO is a United Nations organization, everybody knows about it. तो इसकी एजेंसीज को और UNO को भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्रोवाइडेड होगी. सेकेंड जो अपना पॉइंट है और कॉन्सेप्ट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज. अभी तक जो हमने बात करी है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ के कॉन्सेप्ट की बात करी है, बहुत ही इलैबोरेटली हमने डिस्कस कर लिया है. नाउ वी आर डीलिंग विद इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज. बेसिकली इसका मीनिंग हम देखने वाले हैं और इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे. तो आई एम रीडिंग दिस फॉर यू. इट इज अ पॉजिटिव इन कंटेंट. It does not mean that identically the same law should apply to all persons or that every law must have a universal application within country irrespective of differences of circumstances. ठीक है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सब पे एक जैसा लॉ अप्लाई नहीं होगा, सेम पर्सन्स पे ही अप्लाई होगा. जैसे हमारे जो कंट्री में अभी जो डिस्टिंक्शन चल रहा है, अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है तो उस कैटेगरी के जितने भी पर्सन है फिजिकली हैंडीकैप में, उन सब पे एक जैसा लॉ अप्लाई होगा. सिमिलरली अगर OBC कास्ट है या SC ST है तो OBC के लिए जो रूल्स बने हुए हैं वो उस पर्टिकुलरली कास्ट पे अप्लाई होगा. जनरल पे आप वो चीज अप्लाई नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे डिस्टिंक्शन है. और ये वाली लाइन ये मेंशन करिए कि हम एक जैसा लॉ जैसे SC ST OBC जनरल इन सब पे एक जैसा लॉ अप्लाई नहीं कर सकते. इट डज नॉट मीन दैट आइडेंटिकली द सेम लॉ शुड अप्लाई टू ऑल पर्सन्स and that every law must have a universal application within country irrespective of differences of circumstances. Equal protection of the law does not postulate equal treatment of all persons without distinction. What it postulates is the application of the same laws alike and without discrimination to all persons similarly situated. Next slide mentions that it denotes equality of treatment in equal circumstances. अगर जहाँ पर circumstances equal है तो ही इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड होगा. जहाँ पे सर्कमस्टांसेस इक्वल ही नहीं है तो आप किस तरीके से उनको इक्वल कैटेगराइज करोगे. जैसे मैंने आपको एक कास्ट का एग्जांपल दिया, जनरल को हम जनरल के लॉज के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे. SC ST जो कास्ट है उनके लॉज हमने अलग फाइनेंशियल क्राइटेरिया पे उनकी इकोनॉमिकनेस को देखते हुए उस तरीके से लॉ बनाया है. सिमिलरली OBC है तो उसमें भी हमने क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है. तो उस तरीके से हमने डिवीजन करके उन कास्ट के बेस पे उन पे लॉ अप्लाई होगा. Further, it implies that among equals the law should be equal. Equal जो लोग होंगे उन पे लॉ इक्वली अप्लाई होगा and equally administered. That the like should be treated alike without distinction of race, religion, wealth, social status or political influence. This line is very easy to understand. जो भी like person है उसको alike ही ट्रीट किया जाएगा और उस पर कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगा. फर्दर नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिकल 14 परमिट्स क्लासिफिकेशन.
बट प्रोहिबिट्स क्लास लेजिस्लेशन। जो क्लासिफिकेशन जो हम बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको सबसे इजी सा एग्जांपल कास्ट का ही दिया है, तो हमने क्लासेस के अंदर उसको डिवाइड किया है, जनरल, SC ST OBC। तो हम क्लासिफिकेशन तो परमिट कर रहे हैं आर्टिकल 14 में, लेकिन हम क्लास लेजिस्लेशन को प्रोहिबिट कर रहे हैं। सो आई एम रीडिंग दिस फॉर यू एंड एक्सप्लेनिंग यू दिस कॉन्सेप्ट। आर्टिकल 14 फोरबिड्स, फोरबिड का मतलब होता है रिफ्यूज टू अलाउ या मना करता है क्लास लेजिस्लेशन। इट डज नॉट फोरबिड रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन्स, ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रांजैक्शंस बाय द लेजिस्लेचर फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग स्पेसिफिक एंड्स। क्लासिफिकेशन टू बी रीजनेबल शुड फुलफिल द फॉलोइंग 2 टेस्ट। जो भी हम क्लासिफिकेशन जो इसमें परमिट कर रहे हैं, उसको कुछ टेस्ट पास करने की जरूरत है जो कि रीजनेबल होने चाहिए। फर्स्ट, इट शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी, आर्टिफिशियल और इवेसिव। इट शुड बी बेस्ड ऑन एन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, some real and substantial distinction which distinguishes persons or things grouped together in the class from others left out of it. जो भी क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं वो रीजनेबल होना चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, और वो किस पे बेस होना चाहिए, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पे। Second point, the differentia adopted as the basis of classification must have a rational or reasonable news with the object sought to be achieved by the statute in question. जो भी डिफरेंशिया हमने अडॉप्ट किया है वो क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड मेंशन दैट आर्टिकल 14 in its ambit and sweep involves 2 facets. First, it permits reasonable classification which is founded on intelligible differentia and accommodates the practical needs of the society, and the differential must have a rational relation to the object sought to be achieved. Second, it is the fons juris of our constitution, the fountain head of the justice. ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज। नाउ वी आर डीलिंग विद द केस लॉज इन इट। आर्टिकल 14 के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं हम वो डील कर रहे हैं। फर्स्ट इज बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1982, सुप्रीम कोर्ट, दैट इज SC 1336। इसमें भगवती जस्टिस जो थे उन्होंने एक्सप्लेन किया रूल ऑफ लॉ विच परमिएट्स द एंटायर फैब्रिक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच एक्सक्लूड्स आर्बिट्रेरीनेस। हमने रूल ऑफ लॉ को इम्पोर्टेंस दी, लेकिन एक्सक्लूड क्या किया उसमें से, आर्बिट्रेरीनेस को। Wherever we find arbitrariness or unreasonableness, there is denial of rule of law. Article 14 enacts primarily a guarantee against arbitrariness and inhibits state action, whether legislative or executive, which suffers from the vice of arbitrariness. Every state action must be non-arbitrary and reasonable, otherwise the court would strike it down as invalid. इस केस का होल मीनिंग यही है कि हमें आर्बिट्रेरीनेस को डील नहीं करना है। जो भी स्टेट एक्शन होगा मस्ट नॉट बी आर्बिट्रेरी और इट शुड बी रीजनेबल, राइट। और अगर आर्बिट्रेरी है तो कोर्ट क्या करेगा, उसे स्ट्राइक डाउन कर देगा एज इनवैलिड। Next slide mentions another case, that is Abdul Rahman versus Pinto, AIR 1951. In this case, it was held that the varying needs of different classes of persons often require separate treatment. जो different classes of persons है, like हमारा जो country है उसमें secularism follow होता है, यहाँ पे बहुत ही diversities हैं, तो जिस तरीके से different classes of persons हैं, अगर उनके लिए separate treatment की ज़रूरत है तो Article 14 वो provide करता है। Now further, from the very nature of the society, there should be different laws in different places, and the legislature controls the policy and enact laws in the best interest of the safety and security of the state. जिस भी जगह पे जो लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है, अगर उस सोसाइटी के बेस्ट इंटरेस्ट में है, ठीक है, और लेजिस्लेचर का कंट्रोल है उसके ऊपर पूरा, तो वो लॉ अप्लाई होगा। In fact, identical treatment in unequal circumstances would amount to inequality. So a reasonable classification is only not permitted but is necessary if society is to
प्रोग्रेस। अगर रीजनेबल क्लासिफिकेशन आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो नीड्स ऑफ द सोसाइटी है और उस सोसाइटी में जो रहने वाले पीपल हैं, डिफरेंट क्लासेस ऑफ पर्सन्स, उनको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, क्या उनकी नीड्स क्या है, उनकी डिमांड्स क्या है। देयरफॉर आर्टिकल 14 forbids क्लास लेजिस्लेशन बट परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन्स, ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रांजैक्शन। तो ये जो दो केस लॉज हैं, बच्चन सिंह का केस और अब्दुल रहमान का केस, इस लाइन को प्रॉपरली जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो हमारा आर्टिकल 14 है वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन को परमिट करता है और रिफ्यूज टू अलाउ और फोरबिड क्लास लेजिस्लेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ईपी रॉयप्पा के केस में जो थोड़ा सा टर्न लिया, उसमें एक न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी डिटरमाइन किया। तो नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट केस है, ईपी रॉयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, AIR 1974, सुप्रीम कोर्ट 555। इस केस के अंदर इसमें न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी को एक नया जन्म मिला, which held that the Supreme Court laid down a new concept of equality. The court held equality is a dynamic concept with many aspects and dimensions, and it cannot be cribbed, cabined and confined within traditional and doctrinaire limits. Equality का जो concept है, आप इसको confine नहीं कर सकते हो within the limits or the boundaries. ठीक है। फ्रॉम अ पॉजिटिविस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, इक्वालिटी इज एंटीथीसिस टू आर्बिट्रेरीनेस। इन फैक्ट, इक्वालिटी एंड arbitrariness are sworn enemies. One belong to the rule of law in a republic, while the other to the whim and caprice of an absolute monarch. यहाँ पे ये बोला गया है कि इक्वालिटी और आर्बिट्रेरीनेस वो क्या है, दुश्मन है, आर स्वोन एनिमीज। जो एक कॉन्सेप्ट है वो तो रूल ऑफ लॉ को डिटरमाइन करता है और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो एब्सोल्यूट मोनार्क को। वेयर एन एक्ट इज आर्बिट्रेरी, इट इज इम्प्लिसिट in it that it is unequal both according to political logic and constitutional law and is therefore violative of Article 14। ठीक है, तो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है ये अनइक्वल है पॉलिटिकल लॉजिक के अकॉर्डिंग भी और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अकॉर्डिंग भी। तो अगर हम इन दोनों को इक्वली कंसिडर करते हैं तो इट विल वायलेट आर्टिकल 14, राइट। नेक्स्ट केस इज मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1978, SC 597। The Supreme Court held Article 14 strikes at arbitrariness in state action and ensures fairness and equality of treatment. The principle of reasonableness, which legally as well as philosophically is an essential element of equality or non-arbitrariness, pervades Article 14 like a brooding omnipresence. सिमिलर जो है, जो अभी तक हमने डील किया है, सिमिलर ट्रीटमेंट और सिमिलर बातें जो है इसके अंदर वो प्रोवाइडेड है कि इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए, रीजनेबलनेस को फॉलो होना चाहिए, आर्बिट्रेरीनेस को डिनाई करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड मेंशंस दैट, एक एग्जांपल से मैं आपको बता रही हूँ, अंडर सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, persons who have not attained majority cannot enter into a contract. Two classes of persons are adults and major. The basis of distinction is age, obviously has a relation to the object of legislation, that is the capacity to enter into a contract. यहाँ पर ये बात की गई है कि जो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम डिस्कस कर रहे हैं जो आर्टिकल 14 को, अभी तक तो हम केस लॉज के थ्रू उसको जस्टिफाई कर रहे थे। नाउ आई हैव मेंशन्ड हियर एन एग्जाम्पल विच मेंशन्स अबाउट द सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें ये बता रखा है कि जिस पर्सन ने अगर जो मेजर नहीं है वो एंटर नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में। तो हमारे पास दो क्लासेस ऑफ पर्सन्स क्रिएट हो गए, एक तो एडल्ट्स हैं जो अभी माइनर पर्सन्स है और मेजर पर्सन्स हैं। तो यहाँ पे एज का डिस्टिंक्शन है, ठीक है। सो हमने दो टाइप्स ऑफ क्लासेस के अंदर उसको डिवाइड किया है, तो हमने एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर दिया है, दैट इज अ वैलिड क्लासिफिकेशन। सो फर्दर देयरफॉर द सेक्शन सेटिस्फाइज बोथ द रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड क्लासिफिकेशन, दैट इज इट ग्रुप्स माइनर्स एंड एडल्ट्स सेपरेटली
and such grouping has a rational relation with the object of legislation, that is capacity to make a contract. So हमने माइनर्स और एडल्ट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है. जो भी माइनर्स है वो जो भी 18 ईयर्स से कम है वो उस कैटेगरी में आएंगे, और जो भी 18 ईयर्स के अबव है वो मेजर की कैटेगरी में आएंगे. तो इट इज अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट, बट सपोज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज द कलर ऑफ हेयर. लेकिन अगर हम बालों के बेस पे, कलर ऑफ हेयर के बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, एग्जाम्पल all persons having black hair may contract, this classification would fail because the differentiation has no relation with the object of the legislation, that is the capacity to contract. अगर हम बालों के बेस पे अगर हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं तो this distinction and classification would fail because it is not satisfying the object of the legislation. I hope I'm able to clear द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी टू यू पीपल, और आपको समझ में आया होगा कि कितने इलेबोरेटली हमने आर्टिकल 14 जो है फंडामेंटल राइट्स का उसको डिस्कस किया है. और दिस आर्टिकल 14 और द टॉपिक ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम, इधर इट्स JLO और आपके APP के एग्जाम होते हैं, या फिर आपका जो हम राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हैं. एंड बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशन आपके हर स्टेट जुडिशरी के अंदर आता है, चाहे हरियाणा ले लीजिए आप, या त्रिपुरा का ले लीजिए, यूपी के ले लीजिए, जो भी सारी स्टेट जुडिशरीज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है और सिविल क्रिमिनल सेम है आपके. देर इज नो डिस्टिंक्शन. सो आई होप आप अपनी स्टडीज पूरी इस तरीके से अच्छे से करेंगे. और अगर आपको आज का जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हुआ है प्रॉपरली, तो अब मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस करके, तो आपको नेक्स्ट वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है ईजिली मिल जाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड स्टे ट्यून विथ मी.